जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका 247 AKV की क्लास में। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, हाल फिलहाल में जो यूजीसी के द्वारा नियम परिवर्तन किए गए हैं कुछ, और उनका जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उससे संबंधित है। यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि जो नियम बदले गए हैं उनका किन आधारों पर विरोध किया जा रहा है और उससे क्या क्या चुनौतियाँ भविष्य में हो सकती हैं, और उसके लिए क्या जो है भविष्य के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। बाकी और जो जानकारी है, जो मिर्च मसाला है, वह आपको मुख्य रूप से अन्य चैनलों पर मिल ही जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से विरोध प्रदर्शन इसका हो रहा है। सभी जो है न्यूज़पेपर में मुख्य रूप से इस बात को शामिल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है उस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो यूजीसी है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो है इसका विकास कैसे हुआ, इसका गठन कैसे हुआ। सबसे पहले जब देश आज़ाद हो रहा था, है ना, 1945 में, उस समय की बात हो रही है। अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए जो है मुख्य रूप से उनकी देखरेख के लिए 1945 में एक जो है विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन जो है किया गया 1945 में। 1952 में जो है केंद्र सरकार ने अब इस समिति में अन्य जो शिक्षण संस्थान हैं उनको भी शामिल किया, है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो अन्य केंद्रीय विद्यालय हैं उन्हें भी अब इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जहां पर पहले दिल्ली, बनारस और अलीगढ़ जो है मुस्लिम विश्वविद्यालय को था। 1953 में जो है इसकी औपचारिक जो है इसका उद्घाटन किया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, और 1956 में यूजीसी अधिनियम के माध्यम से इसका जो है एक वैधानिक रूप में इसे वैधानिक रूप दिया गया संसदीय अधिनियम के द्वारा। संसदीय अधिनियम, ये चीज ध्यान में रखना है। 1956 में इसका मुख्यालय कहां पे है? दिल्ली में है। आगे देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 जो है सदस्य होते हैं, जिन्हें कौन नियुक्त करता है? केंद्र सरकार। और इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य रूप में इसके द्वारा जो हायर एजुकेशन है उससे संबंधित जो है अनुदान आवंटित करना, और जो उसमें सुधार हैं हायर एजुकेशन रिसर्च से संबंधित उनके लिए, और शैक्षणिक जो मानदंड हैं, मानक हैं, उनको बनाए रखना मुख्य रूप से इसका कार्य है। जो अभी हाल में ही जो मामला है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना, इस नाम से जो है विनिमय 2026 के नाम से इसे जो है लागू किया गया है। इसके मुख्य रूप से इसके अंतर्गत किन बातों को शामिल किया गया है? इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं, उसके लिए निम्न आधार बताए जा रहे हैं। क्या? जातिगत आधारित भेदभाव को व्यापक जो है रूप में शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि जहां पे पहले SC/ST को शामिल किया गया था जातिगत भेदभाव में, उसमें जो है अब इसे शामिल कर दिया गया है OBC को भी, है ना। भेदभाव की विस्तृत और समावेशी परिभाषा, पहले SC/ST को ही रखा गया था, अब क्या है? SC/ST और OBC इनको भी शामिल कर लिया गया। क्यों? क्योंकि जैसे विद्यालय परिसर में जो हायर एजुकेशन संस्थान है, इंजीनियरिंग से संबंधित हो या फिर जो है वो मेडिकल से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित, अक्सर करके शिकायतें आती रहती हैं कि भेदभाव वहां पर हो रहा है। तो उसी को जो है समाप्त करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो है कदम उठाए गए हैं। रिपोर्टिंग और अनुपालन ढांचा, इससे संबंधित एक समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से EOC के अंतर्गत जो है एक अनुपालन ढांचा जो है बनाया जाएगा। आगे, समान अवसर के लिए EOC अनिवार्य स्थापना की जाएगी। सभी जो शिक्षण संस्थान है, हायर एजुकेशन है, उसमें इनके स्थापना की बात की जाएगी। और EOC के अंतर्गत जो है समता समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से SC/ST OBC के सदस्य तो शामिल होंगे ही, महिला और विकलांग, इन्हें भी जो है शामिल किया गया है। और इनके खिलाफ किसी भी प्रकार का यदि जो है भेदभाव किया जाता है या फिर अपराध किया जाता है तो उससे संबंधित कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान है। संस्थागत उत्तरदायित्व और नेतृत्व की जवाबदेही, यदि कोई संस्था ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता है तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था की गई है। इनकी जो है रिपोर्ट जो है वार्षिक रूप में भेजी जाएगी, ये चीज भी ध्यान में रखना है। और एक राष्ट्रीय स्तर की जांच समिति होगी जो कि
प्रत्येक 6 माह में इनकी रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। नियमों का पालन न करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त यदि नियम नहीं पालन किए जाएंगे तो कठोर से कठोर दंड का भी प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं विरोध क्यों हो रहा है। यह तो था कि मतलब जो यूजीसी ने नए परिवर्तन किए हैं उसको किस आधार पर उन्होंने इसको जस्टिफाई ठहराया है। अब वर्तमान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं। उसके पीछे कारण ये है, तर्क ये दिया जा रहा है कि यह नियम एक तरफा है। क्यों? क्योंकि जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनका यह आरोप है कि यदि SC ST OBC है ना, किसी भी जो है कास्ट का बच्चा सिर्फ एक आरोप लगा देगा कि हाँ दूसरे बच्चे ने उसका शोषण किया है या फिर अपराध किया है, तो इस आधार पर जो है उसे दोषी माना जाएगा और उसकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, उसका करियर प्रभावित हो सकता है, उसका जो है भविष्य प्रभावित हो सकता है। ये चीज ध्यान में रखना है। और भेदभावपूर्ण और अस्पष्ट परिभाषा है, ये भी चीज ध्यान में रखना है। भाई ऐसा नहीं है कि जनरल कास्ट के लोगों का शोषण नहीं होता है, लेकिन इस मामले में सिर्फ यही मान लिया जाता है कि नहीं, शोषण जो है दलित SC ST OBC का ही हो रहा है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। दुरुपयोग का डर है ना, जैसा कि अभी इस बात पे चर्चा किया गया, चाहे वह अध्यापक हों चाहे वे बच्चे हों। आज तमाम प्रकार के क्षेत्रों में ऐसे मामले आते हैं ग्रामीण परिवेश में जहां पर जनरल कास्ट के लोगों को जो SC ST कानून है उसका दुरुपयोग करते हुए उन्हें उनके भविष्य को जो है बर्बाद करने के लिए फर्जी केस में फंसाए जाते हैं। इसके ढेरों सारे मामले हैं, आपके आसपास क्षेत्र में बहुत ढेरों सारे इसमें विषय जो है दिखाई देंगे। तो उसी का डर ये भी है कि यदि छात्रों को यह महसूस हो जाएगा कि जो बच्चा जनरल कास्ट का है, पढ़ने में तेज है, यदि उस पर एक आरोप लगाने से वह जो है सिस्टम का शिकार हो जाएगा और जांच प्रक्रिया से गुजरेगा और वह मुख्य रूप से उसकी जो शिक्षा है वह प्रभावित हो सकती है, तो जाहिर सी बात है भेदभाव तरीके से इस प्रकार के आरोप लगाए जा सकते हैं। दोष सिद्ध करने का भार जो है जिस बच्चे पर लगाया जाएगा आरोप, उसे सिद्ध करना होगा कि वह निर्दोष है। ये चीज ध्यान में रखना है। और छात्र संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं की आपत्तियां क्या है। भाई जो छात्र संगठन है और सामाजिक कार्यकर्ता हैं वे इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं कि मुख्य रूप से यह जो शिक्षण संस्थान जो केंद्र है जहां पर भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से, यदि कोई भेदभाव करता है, शिक्षक हो या अध्यापक हो, सहपाठी हो, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। कठोर कार्रवाई के तहत जो है उस पर उसको संवैधानिक मामलों से नियम कानून के अंतर्गत जो है उस पर उसको दंड दिया जाए। लेकिन इसके लिए जनरल कास्ट के बच्चों के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए। प्रतिनिधित्व की कमी, जो समिति का गठन किया जा रहा है उसमें मुख्य रूप से SC ST OBC महिलाओं और दिव्यांगजनों को शामिल किया गया है, लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जनरल कास्ट के प्रतिनिधित्व हैं, उसमें उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। यह एक चिंता का विषय है और भविष्य के लिए खतरा बताया जा रहा है कि इससे जो है जो शिक्षण संस्थान है वे भविष्य में जातिगत जो है विषयों को लेकर, जातिगत मुद्दों को लेकर रण के क्षेत्र बन जाएंगे। ये चीज ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रावधान क्या क्या है। पहले से जो संविधान में शामिल है उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता की बात की गई है ना, सभी लोग विधि के समक्ष समान हैं, नियमों कानून का जो है समान तरीके से लागू किया जाएगा, अनुच्छेद 14 कहता है। फिर अनुच्छेद 15 जो है धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की बात जो है इसे नकारता है। ये चीज भी ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता के समाप्ति की बात की गई है। SC ST OBC किसी भी प्रकार की जो अस्पृश्यता है उन्हें समाप्त करने की बात कही जा रही है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 46 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी इसे समाप्त करने का प्रावधान शामिल किया गया है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है भेदभाव, अस्पृश्यता को समाप्त करने का जो है कठोर कदम उठाया गया है और इसे अपराध के रूप में शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसके माध्यम से जो है भेदभाव और किसी भी प्रकार से उनके खिलाफ कोई भी कार्य जो है अपराध के रूप में घोषित किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, इसके अंतर्गत यहां पे शामिल किया गया है कि भेदभाव रहित शिक्षा। ये चीज ध्यान में रखना है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वहां पर भेदभाव ना हो, इसे 2009 के अधिनियम में भी शामिल किया गया है। और जो न्यायिक सुरक्षा के उपाय हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब नियम कानून सही तरीके से लागू ही किए जाएंगे, कोई भी नियम कानून हो, यदि उनमें
भेदभाव नहीं होगा तो फिर किसी के विरोध प्रदर्शन करने का कोई तरीका ही नहीं होता है, कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए, है ना। यदि किसी एससी एसटी या ओबीसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, वहां पर यदि प्रशासन कठोर तरीके से कदम उठाएगा तो जनरल कास्ट के या किसी भी बच्चे के लिए अपराधी अपराधी होता है। यदि कोई भी वर्ग दूसरे के प्रति नफरत की भावना से या जातिगत भावना से प्रेरित होकर या विद्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर कोई दोषपूर्ण आरोप लगाता है, तो ऐसे मामलों में जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे की क्या राय हो सकती है, समाधान क्या किया जा सकता है, इसकी बात की गई है। जो जांच समिति है उसमें अन्य सदस्यों को शामिल किया जाए, है ना। उसमें जो है मुख्य रूप से कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हों और जो है मुख्य रूप से जो जिन वर्गों की अपनी चिंताएं हैं उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जांच समिति यह तय करेगी ना कि हाँ कौन दोषी है कौन नहीं और मामले में क्या हुआ, है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखना है और झूठी शिकायत को रोकने के लिए कठोर प्रावधान अपनाने होंगे। यदि कोई बच्चा या कोई समूह कोई वर्ग झूठी शिकायत करता है तो कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, दंड का प्रावधान होना चाहिए, जिससे यह एक मानक बने, है ना, लोगों के लिए एक मिसाल बने कि झूठे केस में फंसाने का क्या परिणाम होता है और मामले को त्वरित तरीके से जो है निपटाने की कोशिश की जाए और जो जांच कमेटी हो उसमें रिटायर्ड जजों को भी शामिल किया जाए। यदि ऐसा किया जाएगा तो न्यायिक जो क्षेत्र है, न्यायिक जो सिद्धांत है, उसे जो है स्थापित किया जा सकता है। चलिए आज का टॉपिक बस यही। एक क्वेश्चन है आपके लिए, वर्तमान में जो है यूजीसी के जो है अध्यक्ष कौन से हैं? निम्न में से 4 ऑप्शन है। पहला वेद प्रकाश, दूसरा भूषण पटवर्धन, तीसरा विनीत जोशी, चौथा जी राम रेड्डी। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से वर्तमान में यूजीसी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, थैंक यू।